मित्रों, आज का दिन एक बहुत विशेष दिन और इस दिन आपके जोशो खरोश को देखना है, सुनना है, नापना है। कितना जोश आप में है। भारत माता की। भाई ये आवाज तो टोहाना कस्बे तक भी नहीं गई। हम तो चंडीगढ़ की और दिल्ली की बात करते हैं। भारत माता की। पीछे वाले कोने में या तो मेरी आवाज नहीं सुन रही या फिर वो लापरवाह होकर बैठे हैं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनकी याद आते ही उनके विचारों के बारे में जैसा हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन पर आज के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशांत सिंह जी और आज के इस सभा के संयोजक, मिलन समारोह जिनके आयोजना से कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। सरकार में मेरे साथ ग्रामीण विकास मंत्री, यहां के विधायक भाई श्री देवेंद्र बबली जी, हमारी इसी क्षेत्र की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी और इस जिले से दोनों अन्य हमारे विधायक, फतेहाबाद से श्री दुड़ाराम जी, रतिया से श्री लक्ष्मण नापा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री बलदेव ग्रोहा जी, जिलाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी श्री सुरेंद्र लेगा जी। नाम मेरे पास बहुत लंबी सूची है। उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, कलाकार एवं पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज का ये दिन जैसा बताया मिलन समारोह, एक बहुत ही सुंदर ये नाम दिया गया है और विशेष तौर पर इसको शायद पहली बार 23 जनवरी का जो दिन इसके लिए तय किया, इससे पहले 1 जनवरी को होता था। एक पंथ दो काज। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में जैसा मैंने बताया, देश की आजादी में बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है। कोई नरम दल से, कोई गरम दल से, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए सबकी बहुत बड़ी जरूरत थी। अंग्रेज अपने आप में कहा करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज कभी छुपेगा नहीं। अर्थात दुनिया के ऐसे कई देशों में उनका राज हो गया था कि सूरज पूर्व में निकलेगा तब भी किसी ब्रिटिश साम्राज्य में चमकेगा, दोपहर को भी चमकेगा, शाम को भी चमकेगा। अर्थात जहां शाम को चमकेगा वहां दिन होता है। जहां आज रात है फिर उस समय में जब चमकेगा उस समय दिन होता है। पृथ्वी गोल है तो इस नाते से कहीं ना कहीं सूर्य अंग्रेजी साम्राज्य में चमकता था। लेकिन उस अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ने के लिए चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उससे पहले कितने नाम लिए जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक का नाम ले सकते हैं, लाला लाजपत राय का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। अलग अलग तरीकों से सबने अपने काम किए। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेताजी ने जब आईएनए के नाम से जब आर्मी बनाई थी,
उस समय हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान था। उसमें हजारों की संख्या में नेताजी की सेना में यहां लोग थे, भर्ती हुए थे। ये ठीक बात है कि आज अधिकांश स्वर्गवासी हो गए हैं, क्योंकि 1942 में ये आर्मी बनाई गई थी। आज ठीक उसके 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय 20 साल का भी वो भर्ती हुआ होगा तो आज उसकी आयु 101 साल की होगी। कुछ बंधु आज हरियाणा में हैं, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में, अविस्मरणीय। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों में मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आजादी मिलने के बाद भी बहुत देश आगे बढ़ जाते हैं और बहुत उनकी हालत खराब भी हो जाती है। लेकिन इस देश के जितने भी पुरोधा आजादी के बाद के भी हैं, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है और आज चीजें अपने हाथ में हैं। तो मैं कहा करता हूं कि उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता, मित्रों, जीने की आवश्यकता है। तो उस नाते से आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला है। हमने भरपूर वो काम जो पीछे सरकारें नहीं कर पाई थी, जो अधूरे छोड़े थे, उन सब कामों को हमने हल करने की कोशिश की है। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो। तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यही था कि हम सब हरियाणवी बन के सोचें, अपने प्रदेश के साथ जुड़ करके रहें। तो हमने कितने उसमें काम किए। अब जैसा विचार आया पंचायती राज का, पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा मारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई, और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं। इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा। सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। तो इस नाते से वो सारे काम हमने किए, और उसमें भी हमारी पंचायतें किस प्रकार से अपना काम अपने आप करें, क्योंकि एक पंचायती राज का थर्ड टियर सिस्टम जिसको कहते हैं, एक तीसरी प्रकार की सरकार है। पहली सेंट्रल की केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश की सरकार, और तीसरी हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, पंचायतें, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ये फुल फ्लेज्ड अपने आप में एक प्रकार से पूरी अधिकार रखने वाली सरकार। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को, हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं।
30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा। ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है, क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। और आपके सहयोग के लिए, सरपंचों के सहयोग के लिए हमने ये भी कहा है कि गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग, कुछ रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उनका सहयोग ले लो ताकि वो सब मिल करके गांव की, जैसा कहा हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने कि हम काम कर देते हैं, काम करने के बाद उसकी संभाल करने का काम ये सब आपका है मित्रों। हम बस 6200 गांव हैं, 2000 वार्ड हैं, ऐसे 8000 इकाइयां चंडीगढ़ बैठ करके हम उनको नहीं देख सकते। पैसा दे सकते हैं लेकिन 8000 इकाइयों में काम ठीक हो, चाहे गली नाली का हो और चाहे बड़े से बड़ा कोई भवन खड़ा करना हो, कोई सड़क बनानी हो, सब काम आपके हवाले हैं। आप जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे। हमने गांव में आपकी सरकार को चलाने के लिए ग्राम सचिवालय दिया। हर गांव में ग्राम सचिवालय होना चाहिए। वहां आपकी सरकार बैठे, पटवारी बैठे, ग्राम सचिव बैठे, सरपंच बैठे और वहीं पर कोई ना कोई एक, ये जो हमने अटल सेवा केंद्र सीएससी केंद्र बनाए हैं कंप्यूटर लेके, वो भी वहीं बैठे। कोई शिकायत केंद्र होना तो वहीं आ जाए, सरकार का अधिकारी कोई कर्मचारी जाए तो वहीं जाए। ये आपका जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़ में सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है, ऐसे जिलों में भी जिला सचिवालय हैं, ऐसे गांव में भी गांव का सचिवालय, सेक्रेटरिएट। इस सेक्रेटरिएट को भी हमने आबाद करना है। एक सरकार जैसे फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ये चलनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा। जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है। संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस नाते से हम आगे बढ़ते हैं। हमने गांव के सरपंचों को शराब के ठेके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये अधिकार भी दे दिए कि आप गांव के लोग ग्राम सभा में 10% लोग लिख करके दे दें कि हमारे यहां ठेका नहीं चाहिए, नहीं होगा। और भाई नहीं लिख के दोगे तो फिर करना ही है, फिर तुमको खोलना ही होगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो नहीं आप लोग चाहेंगे, मानो नहीं लिख के देना चाहेंगे, तो फिर जो पीने वाले हैं उनको तो भाई कहीं ना कहीं से पीनी है और गलत शरत पिएंगे, फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उस सिस्टम को हम चाहते हैं कि उसको संतुलन बना के रखो। गांव के लोग एका कर लें कि हम अपने यहां नशाखोरी को दूर करेंगे। आज शराबी नहीं तो नशीले पदार्थों के और कई प्रकार के प्रचलन हो गए हैं शुरू, दवाइयां शुरू हो गई हैं, ड्रग्स। हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और खास करके मैं इस बेल्ट की चर्चा करना चाहूंगा, सिरसा से लेके अंबाला तक पंजाब के साथ लगती हुई बेल्ट, जिसमें आपका टोहाना, जाखल ये भी आता है, रतिया भी आता है। हम लोग इसमें सावधान हो, गांव के अंदर एक एकता दिखाएं कि हमारे यहाँ गांव के अंदर ऐसे को काम करने वाले, उसको हमने कैसे रोकना है, इस काम करें। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया। और सीधा आएगा, जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा, ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं। लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें
और इसको आगे बढ़ाएं। और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं। कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे एक कदम बढ़िए, हम दो बढ़ेंगे, आप दो कदम बढ़िए, हम चार कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। हमने विकास के साथ साथ गांव का विकास हो, सड़कों का हो, स्कूलों का हो, अस्पताल बनाने हो, नेशनल हाईवे बनाने हो, नहरें बनानी है, जितने भी काम किए हैं, बहुत की चर्चा यहां हुई है। लंबी लिस्ट है, पढ़ने लगूंगा तो फिर क्योंकि समय पहले ही ज्यादा हो गया है, सब अपना अब पीछे पंडाल में मुझे लगता है काफी भीड़ भी हो गई, आप भी जाना चाहेंगे, खाने पीने का भी रास्ता खोल दिया। तो कुल मिलाकर के मुझे तो अपनी इतनी बात कहनी है कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की, कि लोग चौथा फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा, आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमारे निशान सिंह जी कह रहे थे कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे, ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु के जो महिलाएं उससे भी ज्यादा इनको सुविधा मिल जाए, ताकि ये घर के नजदीक जहां ये चाहती हैं, ससुराल के घर के नजदीक उनको नौकरी मिले। तो ये भी हम सुविधा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे भेजते थे, अब हमने उस रास्ता खोल दिया है। हमारे नेता थोड़े से मंच पर बैठे हैं, भले मेरे से नाराज हो जाते हैं कभी कभी, आप सारी चीज जनता को दे रहे हो, हमारी क्या वैल्यू रहेगी। हमने कहा जनता को देंगे तब हमारी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। काम बहुत हमारे पास करने के लिए, कामों की कमी नहीं है। हमने जनता को कहा कि आपने अपने गांव में कोई विकास का काम कराना है तो कंप्यूटर खुलवाओ, खुद खोलो ठीक, नहीं तो किसी से भी खुलवा लो। ग्राम दर्शन नाम का एक पोर्टल है, उसमें अपने गांव की मांग, डिमांड ये सब डाल दो, कोई शिकायत है वो भी डाल दो, और तुरंत विभाग के पास पहुंचेगी। विभाग का आदमी अपने आप गांव जाकर के उसका सर्वे करेगा और आपके गांव का काम हो जाएगा। उदाहरण बता रहा हूं, शायद हमारे बबली जी को भी पता नहीं होगा, लेकिन मंच से बता रहा हूं, आपने जितनी भी डिमांड्स दी हैं उनमें काफी कुछ तो आज पहले से जिनका शिलान्यास हो चुका है, बहुत डिमांड तो ऐसी शिलान्यास ही हो चुका है, कुछ ऐसी हैं जो आपने कहीं, मैं उसे बोल दूंगा, कुछ नई है जो यहीं आके पता लगी हैं, वो भी जाकर के डिपार्टमेंट से उसकी फिजिबिलिटी ले लेंगे, करा देंगे। लेकिन ये ग्राम दर्शन, इस टोहाना विधानसभा की 26 डिमांड्स ऐसी हैं जो जनता ने डाली हुई है और वहां से क्लियर होके आई हैं। 39 करोड़ रुपए के वो काम भी आज हो रहे हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 39 काम वो हैं, छोटे काम हैं, खास करके उसमें 21 तो ये जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, ये लोगों की डिमांड थी। हमने भी कहा था कि जितने भी 5 क्रम के रास्ते हैं हरियाणा के सब करा देंगे। पहचान की हमने, लगभग 1350 ऐसी सड़कें हैं जिसका हम आने वाले 1 साल में, 2 साल में ये सब 5 क्रम के सारे रास्ते पक्के कराएंगे, सब कराएंगे। 21 तो इसमें वो 5 क्रम के रास्ते हैं जो शायद आपको जानकारी नहीं है, लोगों ने हमें कहा सीधा, और सीधा डिपार्टमेंट बना के भेज दिया। चलिए, लेकिन जनता की बताई बता रहा हूं, आप वाली काम चल रहा होगा वो भी देंगे हम। अब मैं दूसरी बात कर रहा था कि लोगों का जनजीवन, इस जनजीवन को ठीक करने के लिए एक बहुत साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि आखिर हमारे समाज जीवन में व्यक्ति की बजाय इकाई होता परिवार। व्यक्ति का तो भारत सरकार ने एक आधार कार्ड बना दिया था, आधार कार्ड के नाते से सारी चीजें उस आदमी के खाते में पता भी लग जाती थी, चढ़ भी जाती थी, जानकारी मिल जाती थी। लेकिन 5 सदस्य, 2 सदस्य, 4 सदस्य या इससे भी ज्यादा एक परिवार में रहते हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बेरोजगार भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, और बड़े जो धनाढ्य लोग वो भी हैं। तो परिवार के नाते सबका स्टेटस क्या है,
इसकी जानकारी भी सरकार के पास रहनी चाहिए। इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र नाम की जो कल्पना है, जो 3 साल से हम लोग लगे हुए थे, किन्हीं कारणों से वो देर होती चली गई, लेकिन अब आकर के मूर्त रूप उसने ले लिया है। आज हमारे पास इस समय उस परिवार पहचान पत्र के हिसाब से डाटा क्या है, 2 करोड़ और 85 लाख, ये है 85 लाख, कुछ हजार आगे हो सकते हैं, ये हमारी आज की पॉपुलेशन है। और 72 लाख, कोई 300 लगभग 72 लाख 3 हजार के लगभग आज जो है परिवारों की संख्या है। ये लेटेस्ट बता रहा हूं। हर दिन जन्म होता है किसी बच्चे का, वो उसमें चढ़ जाता है। अस्पतालों में या ग्राम पंचायतों में जो चौकीदार होते हैं वो जाके अपना देते हैं, वो चढ़ जाते हैं। हर दिन की पॉपुलेशन, जो पहले कभी 10 साल बाद पता लगती थी कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, गांव की, शहर की, जिले की, प्रदेश की, 10 साल के अंदर फिर आगे अगले 10 साल अनुमान लगाते रहते थे। अब हर दिन का पता लगता है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया। और साथ ही अभी एक चक्र है जीवन का, लोगों की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद उसका नाम उसमें से कटता है। अपने आप पता लग जाता है कि आज प्रदेश में कितने लोग परिवार पहचान पत्र में से काट दिए गए हैं, कितने ऐसे बाहर से प्रदेशों से आकर के यहां स्थायी रूप से रहने लग गए हैं। 5 साल जिनको हो गए उनका खाता अलग, 5 साल से कम जो है उनका खाता अलग। आज कितने बच्चे 6 साल से लेकर 18 साल तक स्कूल में जाते हैं, कितने सरकारी में, कितने प्राइवेट में, और कितने बच्चे ऐसे जो सरकारी प्राइवेट में नहीं जाते, परिवारों में नाम दर्ज है। आज भी लगभग 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ना प्राइवेट स्कूल में है ना सरकारी में है। अब या तो वो बच्चे पढ़ रहे होंगे जो हमारे बिना रजिस्ट्रेशन के जो स्कूल चल रहे हैं, बिना मान्यता के, या उसमें पढ़ रहे होंगे, या किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ रहे, घर में बैठे हैं। एक एक बच्चे को हमारे अध्यापक बंधु, स्कूल में जो काम करने वाले लोग, उसको ट्रैक करेंगे कि बच्चा स्कूल में भेजो, क्यों नहीं भेजते हो। 18 साल से 25 साल तक हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग इनको घर में जाकर देखेगा कि भी क्या कर रहा है ये आदमी, पढ़ाई कर रहा है क्या, स्किलिंग में है क्या, कहीं रोजगार मिल गया है क्या, या बेरोजगार बैठा है। हम ऐसे परिवारों की पहले चिन्हित कर रहे हैं जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया साल से भी कम है, सिर्फ 8,000 रुपये महीना। इन परिवारों में एक एक व्यक्ति निकाल के लाओ, जिसको ट्रेनिंग कराओ, जिसको कोई काम के लिए लोन चाहिए लोन दो, जिसको छोटी मोटी दुकान करनी दुकान करे, जिसको मजदूरी करनी है मजदूरी करे, लेकिन 8,000 तो न्यूनतम इससे आगे बढ़ाओ। हम चाहते हैं 180 से ऊपर सारे परिवार हो जाए। ये जो बीपीएल की संख्या है, बीपीएल कोई पैमाना फिक्स नहीं है। आज 180 हमने किया है, हो सकता है 180 वालों को हम ऊपर बढ़ा दें, फिर इसकी और ऊपर मात्रा बढ़ा देंगे। अभी तक 120 थी। तो हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको सबको कैसे सहायता की जाए। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना हमने बनाई, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमने बनाई। ऐसे सब घरों में, यानी जिनके सिर पर छत नहीं है और 180 से नीचे है, इसके लिए सर्वे चल रहा है। वो भी एक नई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तो चली रही है, हम अलग से एक योजना बनाएंगे प्रदेश की कि ऐसे जो परिवार छूट गए हैं या कोई नए परिवार हैं जिनको घर चाहिए, इनको मकान की व्यवस्था में कितना सहयोग किया जा सकता है, ये हम करेंगे। हमने खेल कूद के लिए बहुत के काम किए। आपको पता है कि हमारा प्रदेश, हरियाणा जो है सारे दुनिया में सबसे ऊपर है। मित्रों, हम कैसे लोगों की आय बढ़े, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी तो हम 11 फसलों पर दे रहे हैं, छोटी मोटी चलती रहती है तू तड़ाक। आज हमारे गन्ने वाले किसान कहते हैं थोड़ा रेट बढ़ाओ, हम कहते हैं भाई घाटा बहुत हो रहा है, चीनी का रेट नहीं बढ़ा है, फिर भी बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं हल निकल आएगा। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो अपनी बिजाई कर ही नहीं पाते, पानी भर गया तो उनके तालाब, यानी खेत जो है तालाब जैसे हो गए, और जमीन जो है वाटर लॉगिंग के कारण से बुआई हो ही नहीं। तो इस व्यवस्था को पहले ठीक करें, एक एक फसल को देखें। हर साल मुआवजा भी देना पड़ता है। इस बार हमने 1100 करोड़ रुपया केवल इस बात के लिए रखा है कि जो पानी खड़ा होता है, खास करके ये जो 6-7 जिले हैं, रोहतक है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, ये जो बीच की बेल्ट है, झज्जर है, सोनीपत है, इस बेल्ट में पानी हजारों एकड़ में खड़ा हो जाता है। सब शिकायतें आती हैं, हम करते भी हैं, कहीं 10 दिन बाद 20 दिन बाद निकलता है। लेकिन व्यवस्था ऐसे करेंगे कि पानी 1-2 दिन के बाद निकल जाए, खड़ी फसल भी खराब न हो। ऐसे बहुत 1100 करोड़ रुपया इसके लिए हमने कर दिया है, चिन्हित कर दिया है।
तो मित्रों, करने के लिए बहुत काम है। आज अगर मैं ये बताता रहूंगा तो फिर आप वाली जो जिस बात के लिए आप बैठे हैं वो बात रह जाएगी। इसलिए 2-3 बातें और कह करके फिर उस ओर मैं आता हूं। परिवार पहचान पत्र के नाते हमने एक काम और किया कि राशन कार्ड नए बनाए। हमारे दुष्यंत जी इसकी बात कर रहे थे। 12 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बने हैं। 12 लाख परिवारों के जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे। अब सब लोग तो खाने में चले गए, नहीं तो उनको पता होता कितने लोग हैं जिनके राशन, कितने लोगों के नए राशन कार्ड बने होंगे। यहां है कोई बैठा हुआ? इतने सारे लोग हैं। और कुछ लोगों के राशन कार्ड कटे भी है। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। कटे क्यों हैं? 2011 के बाद किसी ने उसका ध्यान ही नहीं दिया कि कौन परिवार राशन कार्ड लेके बैठे हैं। 1.25 लाख लोग तो ऐसे निकले जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और राशन कार्ड बना रखा है, पीला राशन कार्ड। अब वो तो डिपार्टमेंट से पता लग गया हमको भी ये लोग हैं, बताओ इनमें से। कहिए 1.25 लाख लोग तो इनमें से आपके इनकम टैक्स भरते हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए क्या? जो इनकम टैक्स भरते हैं बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही बहुत पैरामीटर हमने इनकम के लगाए। हाँ, उसमें से जो शिकायतें मिली थी, क्योंकि 1 जनवरी से हमने लागू किया, जिनके कट गए शोरगुल तो करना ही था, सबने किया। फिर हमने कहा कि अच्छा शिकायत करो। शिकायत करने के बाद वो जो 9 लाख कटे हैं उसमें से 1,58,000 लोग आए कि हमारा गलत कटा है। यानी 7.5 लाख तो आए ही नहीं मुड़ के। उनको पता लग गया कि हाँ वो गड़बड़ जो पहले चलती थी अब चलेगी नहीं। इस 1.5 लाख का फिर घर घर जाकर के हमने सैंपल करवाए हैं। अभी लगभग 1,08,000 का तो निरीक्षण हो चुका है, 50,000 बाकी हैं। उस 1,08,000 में हमें भी लगता है कि चाहे थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ती है तो भी उसमें से लगभग 93,000 लोगों के राशन कार्ड दोबारा बना दिए हैं। 93,000 बना दिए हैं। अभी जो 50,000 हैं, हो सकता है उसमें से 20-40,000 और बन जाएंगे। जिसका नहीं बनेगा मानो टाइम के अंदर, और उसको ठीक से हम जवाब भी नहीं दिया, तो उसका हमने कहा कि जनवरी का राशन उसको भी मिलेगा जिसका अभी हमने जांच पूरी नहीं की है। किसी की शिकायत नहीं रहने देंगे। और आज शिकायतों का अवलोकन करना आसान है। ऑनलाइन सिस्टम हो गए, पोर्टल से हर चीज होती है। हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहते हैं सरकार ने हर चीज का पोर्टल बना दिया, हर चीज का पोर्टल बना दिया, पोर्टल पोर्टल पोर्टल। मैंने कहा सरकार पोर्टल से जितना रिजल्ट दे सकती है ना, इतना रिजल्ट आप फील्ड में लोगों को छोड़ोगे तो सब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, उससे तो कुछ पकड़ा ही नहीं जाता। हमने इस पोर्टल से 2.5 लाख बच्चे आज से 3 साल पहले वो निकाले थे जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में भी था, सरकारी में भी था। आखिर एक ही जगह पढ़ेगा बच्चा, 2 जगह तो नहीं पढ़ेगा। जब ये किया तो 2.5 लाख बच्चे उसमें से नाम कम हो गए। क्या आरोप लगाया कि हाँ बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब कोई भी अपने मतलब की बात अपने तरीके से निकालेगा, लेकिन हमको निडर होकर के जो सुधारवादी कदम है वो लगातार चलाएंगे। जनता के सुख के लिए चलाएंगे, जनता की शांति के लिए चलाएंगे, जनता के लिए वास्तव में जो गरीब हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इनके लिए चलाएंगे मित्रों। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हमने जितने भी काम किए हैं वो जनहित में किए हैं। अभी एक आज नई चीज का भी मैं शुभकामना देता हूं उस कंपनी को भी। और जैसा हमारा ये जो क्रांति चल रही है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम की, इस आईटी के जमाने में बहुत आगे बढ़ गए हैं। मोबाइल की क्रांति तो बहुत हुई है, और उस मोबाइल की क्रांति में आज एक कंपनी ने 5G हरियाणा में लागू कर दिया है। अभी तक 4G पर चलते थे, आज ही हरियाणा में जियो कंपनी ने 5G चालू कर दिया। अब हमारे जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, ऐसी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग होता है उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। और कल ही हमने कुछ कंपनियों से बुला करके ये जो इंटरनेट का स्पीड है, मेगाबाइट्स क्या रहता है वो, एमबीपीएस की क्या, हाँ, तो इस प्रकार से ये जो हमारी हर चीज की स्पीड कैसे बढ़े, इंटरनेट की सॉफ्टवेयर की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, 3 कंपनियों को हरियाणा का काम वो भी दिया है ताकि हमारे यहाँ ये सारी लाइन जहां जहां बिछनी है वो सारी बिछ जाए। तो ये जनता के सुख सुविधा के लिए बहुत से हमने काम किए हैं। स्वास्थ्य के नाते से जो चिरायु की बात हमारे दुष्यंत जी ने दोहराई है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। हर परिवार उसका कोई सदस्य बीमार अगर होता है तो उसको ठीक इलाज, मुफ्त का इलाज 180 तक, और 180 से ऊपर के भी लोग हैं उनके बारे में विचार चल रहा है कि सस्ता इलाज उनको भी मिले। तो इसकी भी योजना हमारी आगे बन रही है। जहां तक आज की योजनाओं का
विषय है। एक सबसे बड़ी बात तो मैं करने जा रहा हूं कि जो हमारे गांव में पहले कभी ग्रामीण खेल होते थे, ऐसी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गए थे, आज मैं घोषणा करता हूं कि इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। हर गांव में खेल की प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, जिला स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, इसका एक सिस्टम हमारा ग्राम विकास मंत्रालय बना रहा है। उस नाते से जो हमारी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां वो इसका आयोजन करेंगी और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अपने आप करेगा। तो ऐसा ये खेल की प्रतियोगिता भी इस वर्ष से ये शुरू करने जा रहे हैं। 12 खेल उसमें होंगे, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, घुड़दौड़, वेट लिफ्टिंग, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं ये इसमें होंगी। जो आज शिलान्यास किए गए हैं, उद्घाटन किए गए हैं, 7 तो उद्घाटन किए हैं, 272 करोड़ नहीं, सिर्फ 72 करोड़ रुपए की ये योजनाएं 7 उद्घाटन किए हैं और 11 जो है उसका शिलान्यास किया गया है। 200 करोड़ रुपए के ये जो बड़े बड़े शिलान्यास के कार्यक्रम हैं, खास करके उसमें सिविल हॉस्पिटल टोहाना का जैसे बात आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बस स्टैंड की बात आई है, और जो उद्घाटन है वो जो बाईपास है, उस बाईपास का भी आज उद्घाटन किया गया है। तो ऐसे इतने काम तो पहले सब हो चुके हैं। जहां तक इससे पहले की बात है, लगभग 385 करोड़ की योजनाएं जो या तो काम हो चुके हैं पूरे या पहले चल रही हैं, वो इसके अलावा है। आज जो है लगभग 270 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन ये इसके अलग हुए हैं। इसके अलावा जो डिमांड्स रखी गई हैं उनमें भी मोटी मोटी आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला तो जैसे टोहाना रतिया रोड, बीच में हमारे नापा जी ने खड़े होकर के कहा, मैंने कहा चुप करो, मेरे ध्यान में है, और वो डिप्टी सीएम साहब ने भी उसको दोहराया है, तो इसकी मंजूरी दी जाती है और इस पर 87 करोड़ रुपया इस पर लगने वाला है। ऐसे ही जाखल धारसूल भूना पाबड़ा सरसौद रोड, ये एमडीआर है, इसकी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग, चौड़ाकरण भी होगा और इसका सुदृढ़ीकरण भी होगा। ये भी 67 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। फिर टोहाना भूना रोड, इसको भी 16.5 किलोमीटर है, इसके लिए भी 20.5 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। फिर सूर्यवाड़ा चौक से उकलाना भुन्ना फतेहाबाद रोड तक मिलाएंगे, क्योंकि भुन्ना से फतेहाबाद तो बनी है, लेकिन इधर भुन्ना तक सूर्यवाड़ा चौक से वो बनी नहीं है अभी, उसको भी मजबूत करना है। तो इस पर भी 27.5 करोड़ रुपया इसका भी मंजूर करते हैं। एक टोहाना सन्याना रोड टू बिढ़ाई खेड़ा, जैसा आपने बताया कि एक छोटी रोड है, 1.5 किलोमीटर की है, तो इस पर भी 8.5 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आएगा, ये भी हम इसको पूरा करते हैं। इरिगेशन की कुछ चीजें हैं, कुछ तो आज शिलान्यास उद्घाटन हो गए हैं, फिर भी जो फतेहाबाद ब्रांच की जो रीलाइनिंग और रिहेबिलिटेशन करनी है, उसका भी 36 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। फिर भाखड़ा मेन लाइन के 2 प्रोजेक्ट हैं 11 करोड़ के, इसको भी जो है मंजूर किया जाता है। एक पुल है और वो मैं उसको कहूंगा कि वो दादा पोता का पुल है। कौन सा? बिढ़ाई खेड़ा से और डांगरा तक, क्योंकि कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, तो खटास को दूर करने के लिए एक पुल कमजोर हो तो उसको मजबूत करना पड़ता है। तो इस पुल को मजबूत करने के लिए वहां जो नहर के ऊपर एक पुल है, बिढ़ाई खेड़ा डांगरा जाते हुए पक्का रोड की जो क्रॉसिंग है, वीआर ब्रिज 23,100 इस का भी रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस रिश्ते को पक्का करने के लिए भी 10 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। एक बड़ा काम वैसे तो हमने फतेहाबाद जिले के लिए पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसमें जो खास बात है वो आपके लिए बतानी है कि हर जिले में जैसा हमने कहा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, फतेहाबाद जिला भी उसमें एक है जहां मेडिकल कॉलेज पहले नहीं था, घोषणा पहले हम कर चुके हैं। आज उसका स्थान
क्योंकि 6-7 स्थान थे, सबका हमने सर्वे कराया, हमारे डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और जो डिपार्टमेंट ने फाइनल किया है वो गांव रसूलपुर में हमारे पास जो जमीन है उसको हम जो है उसको फाइनल करते हैं। मुख्यमंत्री ऐसे ही टोहाना का जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा, वो संख्या के हिसाब से बहुत छोटा पड़ता है। मैं पहले भी उसकी अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि उसको बाहर कहीं बनाया जाए। मैं फिर आज दोहरा रहा हूं कि उसके लिए जमीन 15 एकड़ 20 एकड़ अगर आसपास कहीं टोहाना के आप दिलवा सकें तो जैसा ही जमीन फाइनल करेंगे वैसा ही उसका निर्माण कार्य ये शुरू हो जाएगा। और यही विषय जो पहले की अनाउंसमेंट है वो नर्सिंग कॉलेज जाखल ब्लॉक में, वहां भी चूंकि जो जमीन बताई गई थी वो जमीन तो शायद फिजिबल नहीं निकली है। जो भी कोई जमीन आप बताएंगे, ठीक है, जो बदल दी है तो उसको आप दे देंगे और उसको भी हम जो मार्केट रेट के हिसाब से ई भूमि पर, हमने एक ई भूमि का पोर्टल बनाया है जिसका जिक्र पहले हुआ है। कोई भी विकास का काम उस इलाके में जो लोग चाहते हैं वो ठीक रेट अगर डाल देंगे, चाहे तो क्योंकि प्राइवेट लैंड ही है जो खरीदनी होती है, उसमें एक्वायर नहीं करनी पड़ती। एक्वायर करने के झगड़े बहुत हमने सहन किए हैं। हरियाणा में एचएसवीपी और एचएसआईडीसी इन दोनों की जमीनों में लगभग 25,000 करोड़ ये घाटा हुआ है और ये नुकसान हुआ कोर्ट्स के द्वारा। और फिर अनाउंसमेंट जो आती है लेना पड़ता है फिर फैक्ट्री वालों से और जो मकान बना के सेक्टरों में रहते हैं उनसे। वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि भी हमने जब खरीदी थी उस समय तो रेट ये था, आज रेट ज्यादा क्यों मांग रहे हो। शर्त में होता है कि अगर कोई अनाउंसमेंट कोर्ट की आएगी तो उन्हीं को देना पड़ेगा। खैर वो अलग बात, हम फैसले कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं, लेकिन आगे से हम किसान से भी आमने सामने बैठ करके जमीन खरीदते हैं। जहां जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से हम करते हैं। तो ये जमीनें भी और जो पंचायत की जमीनें होंगी वो कलेक्टर रेट से हम खरीद लेंगे ताकि पंचायत के खाते में पैसा चला जाए। तो ये एक सिस्टम हमने बनाया है। ये दो चीजें हैं जो आप अगर हमको दे देंगे तो निश्चित रूप से इसको भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि आज 270-72 करोड़ के तो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं। 39-40 करोड़ के जो ग्राम दर्शन में मैंने बताया 26 काम वो हुए हैं। और इसके अलावा जो अभी जो डिमांड्स जितनी भी स्वीकार हुई हैं ये भी लगभग 270 करोड़ की ये भी बनती हैं। तो ऐसे ही आज के शिलान्यास उद्घाटन डिमांड्स ग्राम दर्शन और सब मिलाकर के 540 और 40 580 करोड़ रुपए के आपको जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे पास टोहाना विधानसभा के कौन कौन से काम चल रहे हैं ये पूरी लिस्ट है, लेकिन वो चल ही रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मंत्री जी को भी पता है, इसलिए उसको दोहराने की बात नहीं है। लेकिन इस अवसर पर मैं पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।